हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा था कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है तार में, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब बायोट-सैवर्ट लॉ उसी की ही एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेड फॉर्म है उसी की। तो ये बताएगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी और वो स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो ओस्टर्ड ने सिर्फ यही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन बायोट-सैवर्ट लॉ ने उसी को ही एक्सपेंड करते हुए बताया कि कितना वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि कोई एक साइंटिस्ट सारी डिस्कवरीज नहीं कर सकता। कोई एक साइंटिस्ट जो डिस्कवरी करता है, उससे अगली पीढ़ी वाले साइंटिस्ट उसी डिस्कवरी को एक्सपेंड करता है। तो बायोट-सैवर्ट ने भी ऐसा ही किया है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ dl carrying a current I at a point at distance r is given by dv is equal to ki dl sin theta upon r square। ये है मेन फॉर्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ का। अभी इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, 5 मिनट बाद ही आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, उसके लिए, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम करना पड़ेगा याद। ये XY कोई वायर है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, AB। AB को करंट एलिमेंट कहेंगे। AB का क्या नाम है? करंट एलिमेंट, या एलिमेंट्री पोर्शन भी कह सकते हैं इसको। एलिमेंट्री पोर्शन यानी बिल्कुल स्मॉल, छोटा सा पार्ट। तो इस छोटे से पार्ट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस करंट एलिमेंट या एलिमेंट्री पार्ट से कुछ डिस्टेंस पे P पॉइंट ले लिया, एक दूर थोड़ा सा। तो P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी P पॉइंट पे, वो निकालनी है हमने। अब इसमें R क्या? R इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड point P. P is the point where strength of magnetic field is to be determined, and this is angle theta. Theta angle क्या है? P पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, करंट एलिमेंट से P पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इलेक्ट्रिक करंट, इसके बीच का ये एंगल है थीटा। दिस इज द एंगल थीटा। तो इसका साइन लेंगे, साइन थीटा का यूज होगा इसमें। एक बात ही ध्यान में रखो, बायोट-सैवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो इसको आप पक्का याद कर लो। तो इसमें 4 बातें आपने देखनी है। dB ये मान लिया, लेट dB स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात याद रखें, dB इज प्रोपोर्शनल टू I करंट। तो dB यानी मैग्नेटिक फील्ड है जो, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक बनेगा। दूसरा है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। ये जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया है ए बी, अगर ये ज़्यादा लंबा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर ये कम लंबा है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा। dl इसकी लेंथ है, ए बी की लेंथ dl है। dl इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। एलिमेंट्री पोर्शन कह लो या करंट एलिमेंट कह लो, एक ही बात है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी बात डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा एंगल आपको बताया हुआ है क्या, जो लाइन पी से मिला और करंट एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये इसमें लिखा हुआ है, उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, ये जो आर डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पॉइंट पी, यानी एलिमेंट्री पोर्शन और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस आर है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, वो भी उसके स्क्वायर के। अगर दुगनी डिस्टेंस कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर डिस्टेंस को 6 गुना बढ़ा दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पे, 6 गुना अगर डिस्टेंस बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड 36 गुना कम हो जाएगा। तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द एलिमेंट्री पोर्शन। तो अब इन चारों को कंबाइन कर देंगे, इनको नाम रख लेंगे इक्वेशन 1, 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। यहाँ लिख देंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों को कंबाइन करें प्रोपोर्शनल, आई डी एल साइन थीटा, चारों आ गए, आई भी आ गया, डी एल भी आ गया, साइन थीटा आ गया, r² आ गया। अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनल को हटा के उसकी जगह इक्वल टू लगाते हैं, ये बहुत बार आपको बात बताई हुई है। प्रोपोर्शनल हटा के उसकी जगह इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के आएगा। याद करो कूलम्स लॉ में भी कांस्टेंट के ही लगाया था, लेकिन वैल्यूज अलग अलग हैं। इस के की वैल्यू अलग है और कूलम लॉ वाले के की वैल्यू अलग है। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसकी वैल्यू, के की वैल्यू कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है इस मीडियम पे। ये जो P और एलिमेंट्री पोर्शन के बीच का जो ये मीडियम, ये वाला, ये हवा है या माइका है, क्या है, ये इस मीडियम पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी P पे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखो, K की वैल्यू बनेगी μ0/4π। अब ये पहले आपको कूलम्स लॉ में बता दो, कूलम्स लॉ में तो आ था एप्सिलॉन नॉट। ये दो भाई हैं, आपको बता था, एक μ0 और एक एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, और μ0 है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी आता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और परमिटिविटी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी परमिशन देता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड को कितनी परमिशन देता है वो है μ0। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
this is mu naught, and epsilon naught is absolute permittivity of free space. तो mu naught की वैल्यू देखो, k की वैल्यू निकाल लेते पहले, 10 पावर माइनस वेबर पर एम्पियर पर मीटर। k की वैल्यू तो है 10 पावर माइनस 7 और ये इसकी यूनिट्स हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वेबर क्या चीज़, ये आगे आएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये आगे आएगा टॉपिक अलग से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। और एक बात ध्यान रखो कि फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक्स आए थे उसी टाइप के टॉपिक्स थर्ड यूनिट में भी आएंगे। वे थे इलेक्ट्रिसिटी के और ये मैग्नेटिज्म के। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पे एप्सिलॉन नोट आया था तो यहाँ पे म्यू नोट आया है। तो याद रखना है 10 पावर माइनस 7, ये k की वैल्यू आ गई। वहाँ पे k की वैल्यू थी 9 इंटू 10 पावर 9 वहाँ पे थी, और अब k की वैल्यू ये है। तो बेटा मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए साइंस चलाने के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं याद करने के लिए, वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूले हैं, और सिलेबस भी बहुत है, सिलेबस भी कम नहीं है। तो मेमोरी थोड़ी शार्प होनी चाहिए और मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा, क्योंकि मेमोरी बेशक वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो मेमोरी धरी धराई रह जाएगी, उसका फ़ायदा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेमोरी भी होनी चाहिए शार्प और मेहनत भी होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो साइंस नहीं चल पाएगी। तो थोड़ा मेहनत शुरू कर दो। अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको बताई थी वहाँ पे 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही है, बस ये आपने पूरा याद करना है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बायोट-सैवर्ट लॉ पक्का कर लो, ये लगभग एवरी ईयर आता है एग्जाम में। ओके, थैंक्स।